हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सौरभ, आपका फिजिक्स टीचर। हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। उसी सीरीज के साथ में हमने बात की है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। हमने कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर, उसका मान आया था 2kp/r³। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। देखो, निरक्ष रेखा पर अपन को ज्ञात करना है। कल जैसे मैं आपको बताया था कि अक्ष रेखा क्या होती है विद्युत द्विध्रुव की, और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा बताने से पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। भाई, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया निरक्ष रेखा पर, तो कल हमने निरक्ष रेखा या अक्ष रेखा के बारे में बात की थी। तो अक्ष रेखा क्या होती है ये सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बताया। -q आवेश यहाँ पर, इससे कुछ दूरी पर मैंने बना दिया है +q आवेश। ये लो, इनके बीच की दूरी आपको बताई थी कल 2a, ये बीच की दूरी। अक्ष रेखा क्या होती है कि दोनों आवेशों को मिलाते हुए गुजरने वाली जो रेखा होती है उसी को अपन कहते हैं अक्ष रेखा। तो निरक्ष रेखा क्या होती है? निरक्ष रेखा कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो रेखा होगी, इसके जो लंबवत जो रेखा होगी उसको अपन कहते हैं निरक्ष रेखा। निरक्ष रेखा। तो इस निरक्ष रेखा के ऊपर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी अपन आज बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने बनाया द्विध्रुव। ये -q आवेश, ये +q आवेश आपस में कहाँ पर स्थित है? 2a दूरी की अल्प दूरी पर स्थित है। तो जैसे मान लें इसका मैंने माना कि एक मध्य बिंदु है O। मध्य बिंदु की कोई r दूरी पर, मध्य बिंदु से कोई r दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक बिंदु है P। यहां पर है P बिंदु। P बिंदु पर आपका एकांक धनात्मक आवेश, परीक्षण आवेश स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये P बिंदु बनाया, यहां से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। अब देखिए, यदि मैंने अपने कल बात की थी कि ये मध्य बिंदु है तो -q आवेश से कितनी दूरी होगी? A। इसी प्रकार से यह मध्य बिंदु है तो +q आवेश से भी कितनी दूरी होगी? यही होगी। तो आज कल बात किया था अपन ने कि इस बिंदु पर आपको यदि निकालना है विद्युत क्षेत्र तो हम दोनों आवेशों से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। यदि बाद में समान दिशा में आ रहे हैं तो जोड़ देंगे, यदि विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो उनको घटा देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन +q आवेश से यहां पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दोनों को मिलाने वाली दिशा। तो मैंने ज्ञात किया है +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो किस प्रकार से, किस तरीके से होगा उसकी बात करते हैं। तो -q आवेश बिंदु P पर कुछ इस प्रकार से इसको मिलाने वाली होगी। अब देखो किधर की तरफ होगा इसकी दिशा बता सकते हो पहले। यदि मान बताना चाहे तो मान बताएंगे तो क्या होगा? देखो मान, यदि मैंने +q आवेश के कारण निकाला है E1, कल बात की थी E1 +q आवेश के कारण, वही फॉर्मूला है आपका विद्युत क्षेत्र का, kq/r²। k आवेश का परिमाण कितना है? q/r², मतलब बीच की दूरी का स्क्वायर। किससे कहां पर ज्ञात कर रहे हैं? +q से ज्ञात कर रहे हैं P पर। तो ये दूरी +q से P की दूरी ज्ञात करनी है आपको, मतलब ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। अब ये वाली दूरी किस प्रकार से ज्ञात करें? इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, देखो ध्यान से देखोगे, जब ये वाली दूरी है आपकी A
O से लेकर के इस बिंदु तक। यदि मैं इस पॉइंट को दिखा दूं A और इस पॉइंट को दिखा दूं B, तो O से बीच की दूरी कितनी है A, O से P बिंदु की दूरी कितनी है R। अब जरा ध्यान से देखोगे आप कि ये हमने लंबवत लिया था, तो ये कोण कितना हुआ 90 डिग्री। क्या बना, ये समकोण त्रिभुज बन गया है एक तरीके से। त्रिभुज OPB क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये हुआ आपका आधार, ये हुआ लंब, तो ये क्या बनेगा कर्ण। तो लंब और आधार आपको जब समकोण त्रिभुज में पता है तो कर्ण कितना होगा जानते हो आप, कितना बनेगा कर्ण, ये बनेगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर द रूट। तो इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी, आराम से आप ज्ञात कर सकते हो समकोण त्रिभुज से। तो ये दूरी कितनी आई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इनके आवेश प्लस Q और इस वाले P बिंदु के बीच की दूरी आ गई आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। अब बीच की दूरी का स्क्वायर करना है अपन को यहाँ पर, तो R स्क्वायर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट और इसका भी होल स्क्वायर। अंडर रूट से होल स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट। क्या बना आपका KQ बट्टे R प्लस A का R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट देते हो। फर्स्ट देने से पहले यदि आप इसकी दिशा बताना चाहो तो क्या होगी, देखिए यहां है धनात्मक परीक्षण आवेश, यहां है धनात्मक आवेश, धनात्मक धनात्मक, तो बीच में कैसा लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा क्या होगी, प्रतिकर्षण मतलब इस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर ले जा रहा है, तो दिशा कौन सी हुई, ये दिशा हो जाएगी। तो अपन क्या बता सकते हैं, दिशा कितनी हुई B से P की दिशा में, अपन ने लिख दिया BP की दिशा में, ये दिशा होगी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट देना चाहो तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो। इसी प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे अब -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस बिंदु पर, बिंदु P पर। तो वही मान आपका E2 निकालना अपन को, E2 -Q आवेश के कारण K आवेश का परिमाण, Q डिवाइड में बीच की दूरी। तो अब दूरी निकालते हैं वैसे ही। तो यहां पर A आवेश है, A आवेश पर -Q है, इस पर P बिंदु है, तो कैसी दूरी, ये वाली दूरी हो जाएगी। तो A से P के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे ही जो इसकी ज्ञात की थी, क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखोगे, ये यहां पर समकोण, तो दोबारा से ये त्रिभुज AOP त्रिभुज कैसा बना, समकोण त्रिभुज। ये आपकी दूरी पता है A, ये दूरी है R, तो ये हुआ आधार लंब, ये बन गया कर्ण। कितनी दूरी हो गई, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर द रूट, ये आपके दूरी आ गई है। आप जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों की दूरियां क्या है, समान है। पिछले वाले में समान नहीं थी, अलग अलग आवेश से अलग अलग दूरी थी, यहां पर दूरी क्या है, समान। अब देखिए आप दूरी को रख सकते हैं, दूरी आपके पास में आई है वही R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्या होगा, दूरी का स्क्वायर होता है KQ बट्टे R स्क्वायर। सोल्व करोगे तो KQ बट्टे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आपका माना। दिशा बताओगे तो ये -Q आवेश, यहां पर धनात्मक परीक्षण आवेश, आपस में क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो ये आवेश क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। तो दिशा कौन सी हुई, आकर्षित करने की दिशा, तो इधर की दिशा में आपका क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। ये दिशा हो गई आपकी किसकी, विद्युत क्षेत्र E2 की, जो कि किस आवेश के कारण है, -Q आवेश के कारण है। तो दिशा आप क्या लिखोगे, दिशा हो गई P से A की दिशा में, PA की दिशा में। इसको दे दिए आप समीकरण नंबर 2। अब अपन आगे बात करते हैं कि आपने -Q और +Q दोनों के कारण जब ज्ञात कर लिया है, तो अब आपको ज्ञात करना है इस पे परिणामी। भाई दो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आना चाहिए, उसकी अपन बात करने वाले।
अब ज्ञात करने से पहले, परिणामी ज्ञात करने से पहले, जब आप E1 और E2 को देखोगे कितना कितना मान आ रहा है। E1 है KQ/R² प्लस A², E2 कितना है KQ/R² प्लस A²। तो दोनों का जब परिमाण देखोगे तो दोनों का परिमाण कितना आ रहा है, समान ही आ रहा है। तो दोनों विद्युत क्षेत्र परिमाण में क्या है, बराबर है। ये बोल सकते हो E1 का परिमाण और E2 का परिमाण क्या है, समान है। परंतु दिशा देखिए, विद्युत क्षेत्र है सदिश राशि, तो परिमाण के साथ साथ दिशा देखनी है अपन को। दिशा देखते हैं। दिशा देखोगे तो ध्यान से देखिए, E1 इस दिशा में आ रहा है और E2 इस दिशा में आ रहा है। दिशा अलग अलग है भाई, जस्ट विपरीत नहीं है, जस्ट समान नहीं है, अलग अलग दिशा। ये कुछ अलग दिशा में जा रहा है, ये कुछ अलग दिशा में जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि इसकी दिशा आपको समान नहीं है। यदि ये समान दिशा में होते, इधर ही E1 होता, इधर ही E2 होता, तो समान दिशा में परिणामी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, E1 प्लस E2। और यदि विपरीत दिशा में है, E1 इधर है और E2 इधर है, तो परिणामी निकालना होता है तो अपन क्या कर देते हैं, E1 माइनस E2। लेकिन इन दोनों केस में न तो समान दिशा में आ रहे हैं, न ही जस्ट विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ये दोनों अलग ही कोण पर जा रहे हैं। तो इसकी कैसे अपन परिणामी ज्ञात करेंगे। तो अब इसका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र हैं इसको समकोणीय घटकों में विभाजित करते हैं। समकोणीय घटक आपने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़े हैं कि एक तो हम ज्ञात करते हैं साइन थीटा घटक और एक ज्ञात करते हैं कोस थीटा घटक। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसकी बात करते हैं। चलिए, मैंने बात कर ली कि ये जो P बिंदु है उस पर देखो, ये जो अक्षरेखा इसके अक्षरेखा के समांतर रेखा ये बन गई। अब आप देखोगे, इससे मान लिया मैंने E1 कितने कोण पर है, थीटा कोण पे, तो वैसे ही E2 कितने कोण पर होगा, थीटा कोण पर होगा। जब ये थीटा है तो ये कौन सा कोण होगा, ये भी कौन सा होता है, थीटा ही होगा, जो आपने मैथ में पढ़ा है। E1 है इस रेखा से कितने कोण पर हुआ, थीटा पर, और E2 है वो इस रेखा से कितने कोण पर हुआ, थीटा पर। तो सबसे पहले अपन E1 का घटक निकालते हैं। तो E1 का एक घटक किस दिशा में आएगा, सबसे पहले E1 का पहला घटक E1 कोस थीटा, जिस लाइन से, जिस रेखा से कोण बन रहा है, सबसे आसान तरीका, जिस रेखा से इसका कोण बन रहा है उधर कौन सा कोण, उधर कौन सा घटक, E1 कोस थीटा। इसका एक घटक आ जाएगा किधर, E1 कोस थीटा, इस दिशा में। अब दूसरा घटक कौन सा होता है, E1 साइन थीटा। E1 साइन थीटा किधर लेते हैं कि जो ये E1 कोस थीटा वाला घटक आया है उससे 90 डिग्री के कोण पर। अब 90 डिग्री का कोण देखोगे तो एक कोण तो अपन इससे 90 डिग्री, ये रेखा इसका 90 डिग्री, एक तो ऊपर की तरफ, एक आएगा नीचे की तरफ, एक तो बना आपका ऊपर की तरफ और एक बना नीचे की तरफ। तो कौन सी तरफ ले, तो ये जो आपका साइन थीटा वाला घटक है अपन उस दिशा में लेते हैं कि ये दोनों परिणामी या दोनों आपके जो घटक है उससे जो परिणामी है अपना वो इन दोनों के मध्य में आना चाहिए। तो यदि अपन E1 साइन थीटा इस दिशा में लेंगे तभी तो E1 कोस थीटा, E1 साइन थीटा परिणामी क्या हुआ, मध्य में आ गया। इस बात का अपन को घटक निकालते समय ध्यान रखना है। E1 के आपने घटक निकाले, E2 के समान तरीके से निकालते हैं। E2 किधर है, इस दिशा में है, थीटा ये रहा इस लाइन से, तो E2 का एक घटक आएगा E2 कोस थीटा, किस दिशा में भाई, जिससे E2 थीटा कोण बना रहा है। तो थीटा कोण इस लाइन के साथ बना रहा है, तो E2 कोस थीटा, E2 कोस थीटा इस दिशा में आ जाएगा, ये आ गया E2 कोस थीटा। दूसरा घटक कौन सा है, E2 साइन थीटा, किधर रखें, वही इसके 90 डिग्री में, इसके 90 डिग्री में, एक 90 डिग्री इधर है, एक 90 डिग्री इधर है। E2 अपना यहाँ है, तो कहाँ रखेंगे भाई, नीचे की तरफ रखेंगे। क्यों भाई, नीचे की तरफ रखोगे तभी तो क्या आएगा, E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा के मध्य में क्या आ रहा है, परिणामी आ रहा है।
ये परिणामी जनरली न्यून कोण के लिए होता है, लेकिन ये अपन को ध्यान रखना है कि किधर आ। तो ये दोनों के मध्य आ गया E2, तो हाँ अपना E2 sin थीटा है वो इस दिशा में रखेंगे। अब देखिए इसके घटक आपने निकाल लिए E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, इसका घटक निकाल लिए E2 के, E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। चलिए जब योग घटाव जो भी करना है परिणामी अपन ज्ञात कर। अब परिणामी ज्ञात करने से पहले सबसे चीज देखो, E1 sin थीटा है इस दिशा में और जस्ट इसके विपरीत दिशा में कौन सा आ रहा है, E2 sin थीटा। यहां पर अपन ने बात की थी E1 और E2 का परिमाण बराबर, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। E1 sin थीटा बराबर E2 sin थीटा, तो बराबर हुए तो इन्होंने क्या करेंगे कि ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा विपरीत होने से एक दूसरे के प्रभाव को क्या किया, निरस्त किया। तो चलो ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचे कौन से, cos थीटा वाले। अब cos थीटा वाले देखोगे तो E1 cos थीटा इस दिशा में, E2 cos थीटा भी इसी दिशा में। जैसे मान लो इसका मैं FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये आया E1 cos थीटा, इधर आया E2 cos थीटा, इधर आया था E1 sin थीटा और नीचे की तरफ आ रहा था E2 sin थीटा। E1 और E2 का परिमाण बराबर होने से ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो गए। बचे कौन से, ये दोनों। तो ये दोनों की दिशा जब समान है, दिशा जब समान है तो दिशा समान है तो थोड़ी देर पहले बताया था हम परिणामी ज्ञात करने के लिए दोनों ये जो सदिश है, दोनों जो ये राशि है, इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो अपन को कुल परिणामी ज्ञात करना है, तो कुल परिणामी कितना आ जाएगा, कुल परिणामी अपन ने बात किया कि बिंदु B पर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र तो कितना होगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हो गया अपना परिणामी अपन के पास में आ गया। अब आपको पता है E1 और E2 परिणाम में बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, E1 की जगह E2 रख दो, सही, एक ही बात है। ये रखा तो क्या बना, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, 2E2 cos थीटा। परिणामी का मान आया 2E2 cos थीटा। अब यहां पर E2 का मान रखते हैं और साथ में किसका मान रखेंगे, cos थीटा का भी मान रखते हैं। तो E2 कहां पर है, E2 देखो ध्यान से, यहां रहा E2 का परिणाम कितना है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो E2 का मान तो मैं रख देता हूं, E2 कितना है, 2 तो पहले से E2 आया है KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोस थीटा का भी मान निकालना पड़ेगा हमें। अब कोस थीटा का मान किस प्रकार से निकाले, कोस थीटा का मान निकालने के लिए आप देखिए यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन से वाले, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज ये वाला बन रहा है PAO, दूसरा बन रहा है OPB। कोई भी एक अपन क्या ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ज्ञात कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ये रहा। अब समकोण त्रिभुज में आपको कोस थीटा निकालना है, तो मैंने ये त्रिभुज ले लिया है APO। मैंने लिखा है कि त्रिभुज APO से कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा लाल बट्टे कक्का से, बताइए मैथ वाले स्टूडेंट, आधार बट्टे करण। इसमें आधार कितना है अपन का, A। तेरी मैं त्रिभुज बनाता हूं इसको, यहां पर मैंने त्रिभुज बनाया कौन सा, APO। ये A, ये P और ये O। A और O के बीच में कितनी दूरी है, A है। O और P के बीच की दूरी कितनी है, R है। और A और P के बीच की दूरी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर द रूट। हो गया। तो अब कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे करण। आधार बटे करण होता है तो कोस थीटा का मान क्या आया, यहां से आधार बटे करण से आधार A, करण R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या बन गया, कोस थीटा बन गया है।
तो cos थीटा का मान अपन अब रखेंगे इसमें, कहां पर, परिणामी विद्युत क्षेत्र में। ये आपने cos थीटा निकाला, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र में आपको मान रखना है, तो E बराबर 2 पहले से KQ बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुणा में cos थीटा का मान रख दिए आपने, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये है Q। अब इसको आगे चेक करते हैं कि अब अपन क्या कर सकते हैं। अब आगे अपन को पता है, जरा आप ध्यान देखोगे तो इसको सोल्व करो, 2KQA बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आसानी इसकी एक तरीके से क्या है, घात 1 है। ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट की घात कितनी होती है, 1/2। तो ये घात 1 है, ये घात आधी है, तो इसका कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी। नॉर्मली आपका मैथ की एक्सप्रेशन जानते हो भाई, आपके पास बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं, ये अपना परिणामी आ गया है। परिणामी आ गया है, तो आपको एक चीज का और पता होगा, पीछे बात की है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन जानते हैं, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A क्या इसमें बन रहा है, क्या बन रहा है, Q इंटू 2 इंटू A। भाई मैं 2 को इधर इंटू कर दूं तो क्या दिक्कत है, ये लो 2 लगा दिया, तो Q इंटू 2A क्या बन जाएगा अपना, द्विध्रुव आघूर्ण P। तो अपन क्या रख सकते हैं, Q इंटू 2A की जगह क्या रखूंगा, P डिवाइड में क्या आ गया आपका ये वाला एक्सप्रेशन, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक हो गया। अब देखिए अपन आगे क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए जैसे लास्ट में अपन ने अक्ष रेखा पर ज्ञात की थी, वैसे ही जरा इसमें देखिए, असल में देखो कि ये A है, ये अपन मानते हैं द्विध्रुव में दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है। इसकी भी हमने आधी कर रखी है, तो ये A दूरी है वो R की तुलना में क्या हो जाती है, बहुत ही अल्प हो जाती है। तो क्या बोलोगे आप कि A है वो R की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटा है। अतः हम क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मानोगे तो A स्क्वायर लगभग क्या हो गया, 0 के बराबर, ये लगभग इसका हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। 0 के बराबर इसको रखोगे तो एक्सप्रेशन में क्या बैठेगा, देखिए E इक्वल टू KP बटे यहां बना आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है, 3/2। 3/2 हो गई, तो 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा, नीचे क्या आ जाएगा, KP बटे आर क्यूब। ये ही होता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर किसी बिंदु पर जो कि r दूरी पर स्थित है, उस रेखा पर क्या, किसका मान, विद्युत क्षेत्र का मान। यदि आप इसको सदिश रेखा में लिखना, सदिश राशि में लिखना चाहो तो किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको अपन लिख देंगे, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, ई सदिश, सदिश रूप में मुझे लिखना है, सदिश रूप में, तो ई सदिश इक्वल टू के पी सदिश बटे आर क्यूब। ये हो गया सदिश रूप में। तो अपना विद्युत क्षेत्र आ गया केपी बटे आर क्यूब, किस रेखा पर, विद्युत क्षेत्र या विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, याद रखना है, E बराबर KP बटे आर क्यूब। आशा करता हूं कि ये आपको निरक्ष रेखा पर ज्ञात करना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कल बात की थी कहां पर ज्ञात करना, अक्ष रेखा पर, आज हमने बात की है निरक्ष रेखा पर। तो इसको आप आराम से पॉज कीजिए, दोबारा से इसको राइट डाउन कीजिए और डेरिवेशन को अगेन खुद से सोल्व कीजिए, और खुद में जहां भी अटक जाए तो दोबारा से इसको प्ले करके चेक करिए कि अपन कहां पर इसमें डाउट आ रहा है।
तो आशा करता हूं मुझे आपसे सभी से कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के ही किसी एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आपको पीछे के वीडियोस हैं वो आप इस चैप्टर के देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, खुश रहिए, बोर्ड की तैयारी कीजिए और मिलते हैं अगेन। थैंक यू एंड गुड बाय।